हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर और हम अब तक कर चुके हैं रीजनिंग और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इससे आगे का देखेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले वाली जो वीडियो आपने अगर देखी है तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो गया होगा जो कि पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स में बोलती हूँ उनको। और अगर आप न्यू हैं तो आपको एक नोटबुक बना लेनी है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको कुछ वर्ड्स आपको नोट करते चलना है जो पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव वर्ड्स हमारे किसी ऑप्शन में आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, और अगर किसी ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड्स आ रहा है तो चांस होगा 99% कि वो हमारा ऑप्शन होगा। इसलिए आपको लिस्ट बना लेनी है पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स की अलग से। क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम अपने आप को एज अ टीचर मानना है, ना कि एज अ स्टूडेंट आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट सॉल्व करनी है। एक टीचर जो कि आइडियल टीचर है, बच्चों का वेलफेयर की बात करता है, बच्चों के लिए मतलब हर वो काम जिसमें बच्चे का फायदा है उस ऐसी बात करता है, एक आइडियल टीचर है बच्चों की नज़रों में भी। अपने आप को एक ऐसा ही टीचर मान लेना है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा टीचर रहा होगा जो आपको बहुत पसंद रहा होगा, जो आपके लिए आइडियल रहा होगा, आपने उसको कॉपी भी किया होगा। सेम वैसे ही अपने माइंड में आपको इमेज बनानी है कि मैं एक वैसा ही टीचर हूँ या मैं वैसे ही एक टीचर हूँ और क्लास में हूँ और बच्चों के बीच में हूँ तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही तभी आपको जो ये टीचिंग है एप्टीट्यूड ये बहुत अच्छे से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स और अपने आप को एक आइडियल टीचर। और बाकी इस यूनिट में कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं होता है, बहुत थ्योरी आपके पेपर में आती भी नहीं है। थ्योरी हालांकि इसमें है लेकिन आपके एंट्रेंस में थ्योरी नहीं आएंगी, वो बीएड एमएड वालों में आती है। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 2 या 3 ऑप्शन आपको सेम लगेंगे और लगेगा नहीं आंसर तो सबके सब है। उसमें आपको ध्यान देना है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूं तो पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक गुड टीचर की क्वालिटी क्या होगी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए है चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन सी गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन डी साउंड नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे। ये यूनिट में बहुत आराम से बहुत तसल्ली से सॉल्व करवाऊंगी, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दूंगी, इसलिए बहुत जल्दी मैं इसमें सॉल्व कराने के मूड में नहीं हूँ। इंग्लिश मैंने बहुत जल्दी कराया था क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, उसमें सिर्फ मैंने ऑप्शन बताए थे और मैं आगे बढ़ गई थी। बट इसको मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है और आप अगर यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेते हैं तो आपको बहुत इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत आपको आराम से ये वीडियो देखनी है। ऑप्शन ए, अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी क्यों होगा या ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी है क्या? कोई देखने में अगर अच्छा नहीं है तो क्या वो अच्छा टीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गया। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करें कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, मतलब वेलफेयर की बात करता है स्टूडेंट का, चलो ठीक है रखते हैं इसको होल्ड। ऑप्शन सी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल होना चाहिए। अगर टीचर में नॉलेज बहुत है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी नॉलेज को वो नहीं दे पा रहा है तो फायदा क्या? ठीक है, इसको भी होल्ड करते हैं। अब ऑप्शन मतलब हमें दोनों ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है। ऑप्शन डी साउंड नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट की नॉलेज, इसमें तो तीनों ही लग रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी बतानी है अब, क्योंकि ऑप्शन तीनों ही सही है। कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए, कम्युनिकेट अच्छे से करना आना चाहिए, वरना नॉलेज होते भी वो नहीं दे पाएगा। और वेलफेयर की बात करें स्टूडेंट की,
लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ द गुड टीचर। क्यों? क्योंकि अगर उसे सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, वो कितना भी अच्छा कम्युनिकेट कर ले, अगर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो क्या क्लास में रामायण महाभारत सुनाता रहेगा, बच्चे सुनते रहेंगे? नहीं ना। सब्जेक्ट की नॉलेज सबसे पहले आती है कि सब्जेक्ट की नॉलेज अगर वो है तो कुछ आपने टीचर ऐसे भी देखा होगा कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉलेज बहुत है, बहुत अच्छे से वो मतलब नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट की, लेकिन वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, उनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, उनका नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, तो बच्चे उनको सुनते हैं, भले से थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाए पढ़ने में, लेकिन सुनते हैं ना। अब ऐसा है कि वो एक टीचर है कि कम्युनिकेट तो बहुत अच्छा कर पा रहा है, लेकिन वो ज्योग्राफी की जगह इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स की जगह पॉलिटी पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे टीचर को सुनना पसंद नहीं करेंगे स्टूडेंट। एक बार दो बार देख लेंगे, तीसरी बार वो क्लास में आना बंद कर देंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें साउंड नॉलेज ऑफ इस सब्जेक्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल भी था और वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट भी था, बट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी था नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की नॉलेज जब तक नहीं होगी, टीचर टीचिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52, लैंग्वेज ऑफ द आई इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है जो आई है, आई का कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होता है ना कि टीचर से बोला जाता है, ट्रेनिंग जब मिलती है बीएड में तो ये भी सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना होता है, और आई कांटेक्ट भी बनना चाहिए बच्चे के साथ। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? क्या वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन बोलेंगे, या फिर ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, या फिर सिंबॉलिक कम्युनिकेशन बोलेंगे? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसमें सिंबल का यूज होता है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। वर्बल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें शब्दों का यूज होता है, हम बोलते हैं तब भी शब्द हम बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो वर्बल इसमें नहीं होगा। मास कम्युनिकेशन में मास मीडिया का यूज होता है, तो इसमें हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नॉन वर्बल, नॉन वर्बल ही तो होता है, आंखों में इशारे जो होते हैं नॉन वर्बल ही होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, if any student in the classroom gives partially correct answer of the question, एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। asked by the teacher then the teacher, मतलब एक स्टूडेंट है जो कि आंसर तो कर रहा है, करेक्ट आंसर कर रहा है, बट क्या कर रहा है? पार्शियली कर रहा है, पूरी तरह से वो नहीं बता पा रहा है, बट जितना भी बता रहा है पार्शियली करेक्ट आंसर बता रहा है। एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, शुड टेल द कंप्लीट आंसर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद से ही उसको पूरा आंसर बता देंगे, या ऑप्शन बी शुड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी शुड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू डू हार्ड वर्क, या ऑप्शन डी स्टूडेंट शुड आस्क स्टूडेंट टू स्टैंड अप टिल अदर स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर, या आपसे बोलेंगे खड़े हो जाओ, और जब तक करेक्ट आंसर वो स्टूडेंट ही बता देते तब तक बैठना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आप एलिमिनेट करिए, क्योंकि हम पनिश नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को। पनिश करना निगेटिव वर्ड से, और हम इसमें पनिश ही कर रहे हैं। बच्चे से नहीं आता कोई बात नहीं, उसको पनिश हम नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर अगर मैं आती हूँ तो शुड टेल द कंप्लीट आंसर हिमसेल्फ, हम उसको खुद से ही अगर बता देंगे तो बच्चा खुद से क्या करेगा? अगर मैं खुद से ही पूरा आंसर बता दूँ तो बच्चा क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा, वो लेजी हो जाएगा, वो खुद से नहीं देख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, इसमें वर्ड आया है रीइंफोर्समेंट, आपको ये पॉजिटिव वर्ड्स में लिख लेना है। जहाँ आप लिस्ट बना रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स की, उसमें आपको ऐड कर लेना है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एक पॉजिटिव वर्ड्स है, वो भी मोस्ट पॉजिटिव वर्ड्स है। क्लियर? और ये जिस ऑप्शन में आएगा वाकई के ऑप्शन खुद वीक हो जाएंगे, 99% ये ट्रिक आपकी काम करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है। शुड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू डू हार्ड वर्क, नहीं, हार्ड वर्क के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है उसको मोटिवेट करना, और मोटिवेट कैसे, जरूरी नहीं है कि मोटिवेट कुछ देकर ही किया जाए, जैसे कि मतलब रिवार्ड दे दिया, पेंसिल दे दिया, पेन दे दिया, हम पीठ थपथपा के भी उसको रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं।
कि आगे कहते हैं ना पुश करना उसको, ये वाली चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। फॉर इफेक्टिव टीचिंग, क्या पूछा जा रहा है? इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज हाईली एसेंशियल। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, ऑप्शन बी टीचर्स कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन सी एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, या ऑप्शन डी एक्टिव सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिन बच्चों ने ये पेपर PYQ सॉल्व किए होंगे, पहले वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो उनका ये आंसर बन गया होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगा कि एकदम से पूरी क्लास क्या है शांत है, कोई बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो क्या इसमें नहीं होगी, इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। ना टीचर बोल रहे हैं ना बच्चे बोल रहे हैं, फिर टीचिंग लर्निंग ही क्या है? ऑप्शन बी था टीचर्स कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर, अच्छा होल्ड करते हैं इसको। ऑप्शन सी एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और ऑप्शन डी एक्टिव सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल। सबसे पहले आप इसको एलिमिनेट करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी क्लास की बात हो रही है तो इसमें प्रिंसिपल का रोल कुछ नहीं है। एक इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में AMU में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो किसी भी ऑप्शन में जो प्रिंसिपल से शिकायत करना, प्रिंसिपल से बताना कोई भी अगर प्रॉब्लम है, या फिर पेरेंट्स को इत्तला करना, पेरेंट्स को बताना, ये सब आंसर वो बहुत ज्यादा देता है ऑप्शन में, मतलब देता है, वो हमारा ऑप्शन नहीं होता, उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन में प्रिंसिपल पेरेंट्स करके कोई वर्ड आता है तो वो हमारा आंसर नहीं होता। आप टीचर है, क्लास में बच्चे हैं, तो आप दोनों का मैटर है, इसमें प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। कोई प्रॉब्लम आई है तो आप सॉल्व करिए उसको। तो दो तो हमारे आंसर एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं और सी की बात करूं, दोनों ही लग रहा था मोस्ट इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए कि सब्जेक्ट मैटर पे कमांड भी होना चाहिए और एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। इसमें जो मोस्ट मतलब बेस्ट जो ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास में, तो इसमें इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का, दोनों का आपस में इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा वो लर्निंग प्रोसेस उतना ही इफेक्टिव होगा, इतना ही इफेक्टिव माना जाता है। जो टीचर जितना ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व रखता है, एक्टिव रखता है, वो उसकी टीचिंग उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें आप एक बात देखेंगे कि इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया था उसमें सब्जेक्ट मैटर वाला आंसर हमारा राइट हो गया था, उसको देखते हुए तो हमें इसको करेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये भी देखिए पूछा क्या गया, और ये भी देखिए इसके साथ ऑप्शन और कौन सा है। इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सी था, इसलिए हम बी पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही है तो दूसरे में ये ऑप्शन गलत भी हो जाएगा, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमें देखना पड़ता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, पढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट suited to the teaching profession? ठीक है, ऑप्शन नंबर है टीचिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन, ऑप्शन बी टीचिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इजी प्रोफेशन, या ऑप्शन सी टीचिंग इज फैमिलिस्टिक प्रोफेशन, या ऑप्शन डी टीचिंग इज द मोस्ट बोरिंग प्रोफेशन। देखिए बोरिंग एक निगेटिव वर्ड्स है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, जिसमें भी निगेटिव वर्ड्स आता है फौरन उसको हटाइए। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो फेमिनिस्टिक मतलब क्या फीमेल का ही प्रोफेशन है टीचिंग, क्या आपको कहीं किसी स्कूल में कभी सर ने नहीं पढ़ाया, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं टीचिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इजी प्रोफेशन, क्या आपको लगता है आजकल ये चीज रह गई? मोस्ट सिंपलेस्ट नहीं, टीचिंग जो है मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन बनता जा रहा है। क्यों? पहले था एक हेड मास्टर हुआ करते थे, एक मास्टर हुआ करते थे, और जो मन किया उन्होंने वो पढ़ा दिया, बच्चों ने भी जो मन किया वो सुन लिया। अब ऐसा नहीं है,
अब किस पे, अब पहले टीचर सेंटर्ड टीचिंग थी, अब लर्नर सेंटर्ड हो चुकी है। इसमें लर्नर्स को अब ध्यान में रखा जाता है, और लर्नर्स का मतलब अब एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट की मैं बात करूँ, 30 स्टूडेंट है तो सब सेम नहीं होते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत एक एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना पसंद होता है, कुछ बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं कि मतलब कुछ जब उनका मूड स्विच हो जाता है, पता नहीं किधर को चला जाता है, कि कभी तो बहुत सीरियस तो कभी बहुत हल्के फुल्के में उसको ले लेते हैं। तो इन सबको मैनेज करना, सभी स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाना, ये अब मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो चुका है, ठीक है। और फिर इसमें और भी टीचिंग एड्स यूज होने लगे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 56, एज अ टीचर, देखिए ऑप्शन में, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको क्या मानना है, अपने आप को टीचर मानना है। एज अ टीचर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्टाफ, आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में। यू डू नॉट एग्री विद अ डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी वोट, जो कि मेजोरिटी वोटिंग हुई है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है। योर स्टैंड वुड बी टू, आपका स्टैंड क्या होगा, आप टीचर हैं, मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है जो डिसीजन लिया गया है, लेकिन मेजोरिटी में वो है, तब आपको क्या करना है। ऑप्शन नंबर ए, गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस अदर विद योर व्यू पॉइंट, या ऑप्शन बी, गिव नो आर्ग्यूमेंट एंड एक्सेप्ट द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ जानने के लिए ही पूछा गया है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन में बोलेंगे अच्छा मेजोरिटी वोटिंग हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं, इसमें आपको कुछ ना कुछ तो अपना व्यू पॉइंट रखना ही है। तो ऑप्शन बी तो आप एलिमिनेट कर दें क्योंकि नो आ गया है इसमें। ऑप्शन सी, गिव स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिसीजन एंड इंसिस्ट ऑन चेंजिंग द डिसीजन, ठीक है। ऑप्शन डी, राइट टू द हायर अथॉरिटी अबाउट फ्लॉ इन द डिसीजन। हाई अथॉरिटी को क्यों लिखेंगे आप, मीटिंग में बैठे हुए। इसका एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जहां प्रॉब्लम आई है वहीं आपको सॉल्यूशन देखना है, बाद की बात नहीं करनी है। तो हायर अथॉरिटी को हम क्यों लिखेंगे जब हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो हम इसका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए पे आपको गौर करना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्या आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपने दिया अगेंस्ट, तो आपकी बात तो है कि हाँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बोली है, लेकिन एक वैलिड आर्ग्यूमेंट जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई ठुकरा नहीं सकता, कि हाँ वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्लियर, आपने वैलिड बात बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, a test was given by a teacher to his class and it was found that most of the students failed the test. The next course of action by the teacher would be, आप टीचर हैं और आपकी क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट लिया बच्चों से, और वो क्या हुआ, उन बच्चों, वो ज्यादातर बच्चे जो है फेल हो गए। एज ए टीचर आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टैक्ट पेरेंट्स एंड सजेस्ट देम टू अरेंज होम ट्यूशन। देखिए सबसे पहले होम ट्यूशन एक नेगेटिव वर्ड से, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में बताइए, आप जब होम ट्यूशन लगवा देंगे तो वो स्कूल में आके बच्चा क्या करेगा, ठीक है, तो होम ट्यूशन है। और दूसरी बात इसमें कॉन्टैक्ट पेरेंट्स, पेरेंट्स भी एक नेगेटिव वर्ड से मैं कह सकती हूँ इसको, क्योंकि जब पेरेंट्स जब आ जाता है इसका मैटर ही नहीं होता, ठीक है, आपके सामने प्रॉब्लम आई है आप सॉल्व करिए, तो ये भी नहीं होगा। इस दो नेगेटिव वर्ड्स इसमें थे, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी है डायग्नोज स्टूडेंट्स वीकनेस, हम जो स्टूडेंट की वीकनेस है उसको हम फाइंड आउट करेंगे इन द सब्जेक्ट एंड अरेंज रेमेडियल टीचिंग, और फिर उसको क्या करेंगे, रेमेडियल करेंगे। मतलब डायग्नोसिस होता है कि किसी चीज को जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम है कहाँ, रेमेडियल होता है उसका उपचार करना, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, अगर इससे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है तो हमारा आंसर वो होगा, वरना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए देख लेते हैं बाकी दो ऑप्शन। रिपोर्ट द मैटर टू द हेडमास्टर, बिल्कुल नहीं होगा, हेडमास्टर को रिपोर्ट क्या करेंगे, हेडमास्टर को रिपोर्ट करेंगे कि बच्चे पास हो जाएंगे। एंड आस्क फॉर अनदर टीचर फॉर हेल्प, नहीं, आपने टेस्ट बनाया है, आप देखिए। ऑप्शन डी, सजेस्ट द स्टूडेंट सम न्यू बुक्स एंड वर्क हार्ड इन फ्यूचर, क्या उनको बोलिए नई बुक पढ़िए।
आपने जो कंटेंट बनाया है, आपने जो टेस्ट बनाया है, उन बुक्स को बच्चे पढ़ चुके हैं और वहां से आपने टेस्ट बनाया है, फिर बच्चे नहीं कर पाए तो सम न्यू बुक्स आप उसको सजेस्ट क्यों कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि हम पहले उसको वीकनेस जो है बच्चों की उसको डायग्नोस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि एक बच्चा फेल नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पे खुद को एनालिसिस करने की जरूरत है कि आखिर क्या बच्चे जो पढ़ा था, बच्चों ने जो पढ़ा था, बच्चे जो जानते थे उससे क्या हाई लेवल का मैंने बना दिया, या फिर टेस्ट ठीक था और बच्चे नहीं कर पाए, मीन्स बच्चों में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको ये मेथड आपका गलत हो सकता है, पढ़ाने का टेक्निक गलत हो सकती है, या फिर बच्चे कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 58, योर यंगर ब्रदर हैज जस्ट पास हिज बीएससी ऑनर्स। आपका ब्रदर जो है वो क्या किया है, बीएससी पास किया है। ही सीक्स योर गाइडेंस, उसको आपका गाइडेंस चाहिए अबाउट ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल कोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स वुड यू सजेस्ट हिम टू ज्वाइन। आप उसको क्या ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे? बीएससी किया है तो एमबीए का तो मतलब ही नहीं है, इसको कट करिए आप। एलएलबी कोर्स इन यूनिवर्सिटी, या एमसीए प्रोग्राम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या बीएड कोर्स इन ट्रेनिंग कॉलेज। बिल्कुल आप बीएड के लिए उसको सजेस्ट करेंगे, बीएड का एग्जाम भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीएड कोर्स इन ट्रेनिंग कॉलेज। क्लियर? चलिए, ये भी इससे लिंक करता हुआ क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा ऑप्शन इसके चेंज है बट क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 59, माइनर मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी करेक्टेड बाई। ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्टिंग द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, नहीं होगा, पहले ही मैं कह चुकी हूँ, इसको कट करिए। ऑप्शन बी, स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। स्कॉल्डिंग क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, स्कॉल्ड करना, पनिश करना, ये हमारे आंसर में नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स है। ऑप्शन सी, इंगेजिंग द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इंगेज करना है स्टूडेंट को लर्निंग प्रोसेस में। या ऑप्शन डी, अप्लाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। देखिए दोनों ही आंसर हमारे हो सकते हैं, लेकिन कहा अगर ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, पहले मैं बता दूं क्यों नहीं होगा। क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज कर रहा है, अप्लाइंग बिहेवियर, ठीक है। इसमें ये क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर माइनर दे रखा है, माइनर का मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है उसकी। अगर यहाँ पर मेजर होता तो हमें टेक्निक यूज करनी पड़ती है, अप्लाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती। प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, माइनर सी प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंगेजिंग द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इंगेज करके बच्चे को, जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा माइनर, उसका आंसर करेक्ट होगा। वरना बहुत सारे बच्चों का आंसर डी लगा के आए होंगे पक्का, क्योंकि अप्लाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, मॉडिफिकेशन करना है उसका बिहेवियर का, लेकिन ये नहीं देखा, इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं कि टेक्निक यूज करें, माइनर सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 60, इफ सम स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास यू विल, मतलब आपकी क्लास में बच्चे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं क्लास में, तो आप क्या करेंगे? सम स्टूडेंट्स हैं, ऑप्शन नंबर ए, टेल द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, स्टूडेंट से बोलिए क्लास छोड़कर जाइए, जो मन करे वो करिए, बहरहाल क्लास से जाइए। ऑप्शन बी, फोर्स देम टू स्टडी, फोर्स करेंगे आप। एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्सफुली हम किसी से कुछ नहीं करा सकते, ठीक है, जब तो उसका मन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा, फोर्स जो है एक नेगेटिव वर्ड्स है, नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट में आप इसको नोट करिए। और टेल द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, क्यों? अगर उसे क्लास ही जाना था तो वो क्लास ही नहीं आता, स्कूल ही नहीं आता, आप उसे ऐसा नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, रिपोर्ट द मैटर टू प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं कर सकते, आपकी क्लास में बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है, सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है आपको ये ऑप्शन आए तो। अब ऑप्शन तो वैसे डी बचा, तो जो हमारा राइट आंसर होगा, भी देख लेते हैं ये आंसर कैसे हो गया। अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया राइट आंसर डी होगा, क्योंकि तीनों में नेगेटिव वर्ड्स थे। हालांकि देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है। फोकस ऑन देम बाय सेइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक बीइंग टॉट, बिल्कुल राइट आंसर है कि हम इसमें क्या करेंगे, बच्चों को फोकस कराएंगे उस चीज पे जिसमें उस जो रिलेटेड है उस टॉपिक से, उसे इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, उसमें फोकस वो हम कराएंगे तो वो बच्चा ध्यान देने लगेगा, उसका इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स बंक द क्लास? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि बच्चे बंक करते हैं क्लास? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द टीचर इज स्ट्रिक्ट, क्योंकि टीचर जो है स्ट्रिक्ट है इसलिए बच्चे बंक करते हैं। अच्छा। ऑप्शन बी, टीचर इज नॉट अटेंडिंग टू देयर नीड्स, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ टीचिंग एट इन द क्लास, क्लास में मैप नहीं है, क्लास में प्रोजेक्टर नहीं है, क्लास में ग्लोब नहीं है, इसलिए बच्चे बंक करता है। ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, बच्चों को वो पनिश करता है इसलिए क्लास में नहीं आते। आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा, आपने एक दो बार, दो चार बार जरूर किया होगा क्लास बंक। तो क्या आपने उन्हीं की क्लास बंक की जो टीचर स्ट्रिक्ट थे? नहीं ना। मैंने तो ऐसा भी देखा है जो बहुत सीधे साधे बेचारे टीचर होते हैं उनकी क्लास में और ज्यादा बंक करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रियल लाइफ के जो आपके एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि आप भी स्कूल गए हैं तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं इसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ऑप्शन बी को हम होल्ड करते हैं। ऑप्शन सी पर आते हैं, लैक ऑफ टीचिंग एट इन द क्लास, ग्लोब नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, मैप नहीं लगे हुए हैं और बाकी चीजें नहीं है तो बच्चा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बंक करने का रीजन ये नहीं होता कि हमें प्रोजेक्टर पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, कि स्टूडेंट को पनिश किया जाता है इसलिए वो बंक करता है, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, टीचर इज नॉट अटेंडिंग टू देयर नीड्स, टीचर क्या कर रहा है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा है, उनकी नीड्स को नहीं जान रहा है, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चे बंक करते हैं कि हम जाकर करेंगे भी क्या। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग अ क्लास इज, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है टीचिंग का? फ्रेमिंग करेक्ट क्वेश्चन, या ऑप्शन बी नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, या ऑप्शन सी फ्रेमिंग इवेल्युएशन प्रोसीजर, या ऑप्शन डी सिलेक्टिंग टीचिंग एड्स फॉर द स्टूडेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, जब क्लास में हम अपना टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ, उस क्लास की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है। क्योंकि अगर मैं अपनी टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं देखूंगी कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो कितना जानता है और इससे वो कैसे लिंक कर सकता है इस वाली नॉलेज से, प्रेजेंट वाली नॉलेज से। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पर वैसा बैकग्राउंड नहीं कि ओबीसी है कि जनरल है कि हाई फैमिली से है कि लो फैमिली से है, ये वाला बैकग्राउंड नहीं। बैकग्राउंड का मतलब ये कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, और इस बार आप जो प्रेजेंट नॉलेज है उसे लिंक कैसे कराना है, ये जानना सबसे पहला स्टेप होता है टीचर के लिए। क्लियर? और जो इवेल्युएशन है ये तो सबसे लास्ट में ही आता है। पहले हम जानते हैं, फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं प्रॉब्लम उसकी और उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम पढ़ाते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि हमारा टीचिंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव रहा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? एज अ टीचर आप क्या करेंगे इफ यू आर आस्क्ड बाय द हेड ऑफ द स्कूल टू टीच अ सब्जेक्ट विच इज नॉट योर एरिया ऑफ टीचिंग? आपको वो एरिया ही नहीं है, फिर भी आपको हेड ने बोला है कि आप पढ़ाइए, तब आप क्या करेंगे? हेड ने बोला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट द इट एंड टीच द सब्जेक्ट, एक्सेप्ट कर लेंगे और पढ़ा देंगे। ऑप्शन बी, रिफ्यूज पोलाइटली, मना कर देंगे आराम से, बड़े प्यार से। ऑप्शन सी, आस्क सम अदर टीचर टू टीच द सब्जेक्ट, बोलेंगे दूसरे टीचर को देख लें। ये आपका काम नहीं है दूसरे टीचर को देख लें, क्योंकि वो दूसरे टीचर को देखते तो आपको नहीं बुलाते, जैसे एलिमिनेट होंगे ये ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिफ्यूज फर्दर। क्या करेंगे? एक्सेप्ट इट फॉर द फर्स्ट, पहले तो ले लेंगे फिर बाद में मना कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो डी एलिमिनेट करिए कि पहले तो आप पढ़ा देंगे फिर नहीं पढ़ाएंगे, कौन सा तरीका है ना? आराम से एलिमिनेट हो गया। आस्क सम अदर टीचर टू टीच द सब्जेक्ट, अगर आपको ये एडवाइस देनी, एडवाइस नहीं लेंगे वो, क्योंकि आपको उन्होंने बोला है,
आप बताइए आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो आप ये मत बोलिए दूसरे को देखिए तीसरे को देखिए। ऑप्शन बी देखते हैं, अभी ऑप्शन डी, दोनों ही ऑप्शन लग रहे हैं। अब देखते हैं एलिमिनेट कौन सा होना है और हमारा आंसर कौन सा होना है। आप मुझे एक बात बताइए, आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, मान लें आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दे दिया या पॉलिटी पढ़ाने के लिए दे दिया, आप पढ़ा पाएंगे? आप जितना बेहतर से ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, क्या आप इतना बेहतर पॉलिटी पढ़ा सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा कि जो हमारा एरिया ही नहीं है उसको हम पढ़ा कैसे दें। बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। बच्चा अगर काउंटर क्वेश्चन कर लेगा तो आप फिर दाएं बाएं देखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट है, रिफ्यूज पोलाइटली, आराम से मना कर देंगे, सर ये मेरा एरिया नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकती, मैं इसको नहीं पढ़ाना चाहती, ठीक है। क्योंकि बच्चों के साथ भी अच्छा नहीं होगा कि आप बच्चों की जो नीड्स है उसको फुलफिल ना कर पाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो आपने इतने दिनों से पढ़ा है आप उसी की नॉलेज रखते हैं बेहतर तरीके से, आप उसी को पढ़ा सकते हैं। बड़े प्यार से सारे एलिमिनेट हो गए थे क्वेश्चन, ऑप्शन आपने अगर ध्यान से दिया होगा तो आपका भी राइट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 64, मोरल वैल्यूज कुड बी इंक्लूडेड अमंग स्टूडेंट्स बाय। आप एक टीचर हैं और आपको क्या करना है, मॉरल वैल्यूज बच्चों के अंदर लानी है, तब आप क्या करेंगे? डेवलपिंग रैपोर्ट विद द स्टूडेंट, या ऑप्शन बी टेलिंग स्टूडेंट्स गुड स्टोरीज, महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, टैगोर की, ऐसे जितने भी पर्सनैलिटी हैं इनके सबको आपको क्या सुनानी है, स्टोरी सुनानी है, ठीक है। ये बता रहा। ऑप्शन नंबर सी बिहेविंग आइडियली, या ऑप्शन डी डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, डेवलपिंग रैपोर्ट विद द स्टूडेंट, ये आंसर नहीं होगा। टेलिंग स्टोरी स्टूडेंट गुड स्टोरीज, जरूरी नहीं है महात्मा गांधी की स्टोरी आप सुनाते हो सारे महात्मा गांधी बन जाए, ठीक है। ऐसे भी होते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन डी देखते हैं, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रखिए उनको, ठीक है। तो जरूरी नहीं है डिसिप्लिन में आप रखेंगे तो आप क्लास में डिसिप्लिन में रह सकते हैं, दिखा सकते हैं, बाहर तो वो अपनी ही मनमानी करेंगे। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। बेस्ट जो इसका आंसर है बिहेविंग आइडियली। अगर आपको बच्चों में मॉरल वैल्यूज डालनी है तो सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि बच्चे आपको फॉलो करते हैं। आपको अगर आइडियल वो बच्चे आइडियल समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को आप चेंज करिए, ठीक है। और आप चाहते हैं बच्चा इस क्लास में लेट नहीं आए, तो सबसे पहले आपको टाइम पे आना है, तब वो बच्चा आपको कॉपी करेगा और टाइम पे आना शुरू कर देगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन 64 तक कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। 65 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी और भी वीडियो आएंगी। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेंगी अब आने वाले दिनों में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।